तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है मौर्य काल। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के बारे में बात की थी। तो आज की क्लास में मौर्य काल में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी चीज़ें बनी हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। तो मौर्य काल की शुरुआत और उसका अंत एक तरह से ये लगा लीजिए टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो है मौर्य काल का रहा है 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक। 322 से 185 ईस्वी पूर्व तक। तो मौर्य काल की स्थापना कैसे हुई? तो स्थापना हुई चाणक्य की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इसकी स्थापना की, क्योंकि चाणक्य का जो है मगध में जो है इसका धनानंद का शासन था, और वहाँ पर जो है वो बहुत ही क्रूर शासक एक तरह से कह सकते हैं, कि वो जनता पर ना ध्यान दे करके अपने भोग विलास में जीवन व्यतीत करता था। और जब चाणक्य उसके पास पहुँचे तो उन्होंने जो है चाणक्य का भी अपमान कर दिया, और अपने अपमान का बदला लेने के लिए जो है चाणक्य ने उन्हें ये बोला था कि एक दिन मैं तुम्हारे राजपाट को जो है खत्म कर दूंगा और इस राजगद्दी पर किसी योग्य शासक को जो है बैठा दूंगा। तो इसीलिए जो है चाणक्य ने तलाश की और उन्हें एक बच्चा मिला चंद्रगुप्त, और इसी को जो है उन्होंने ट्रेंड किया, और आगे चलकर जो है यही मौर्य साम्राज्य का जो है पहला शासक बना, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की। तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है धनानंद को हरा करके मगध पर अपने शासन की शुरुआत की। अब देखिए मौर्य काल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारी आती है वो जोगीमारा की गुफा आती है। तो जोगीमारा की गुफा की स्थिति क्या है? स्थिति है मध्य प्रदेश में है, ये वर्तमान छत्तीसगढ़ में है। अब देखो यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मतलब इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। स्थिति पूछेंगे इसकी कि जोगीमारा गुफाएं कहाँ हैं, तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश भी दिया जा सकता है और छत्तीसगढ़ भी। तो जो स्थान दिया गया हो उसी को लेके चलना है, याद दोनों करने हैं, क्योंकि कई बार मध्य प्रदेश ही लिखा जाता है और कई बार छत्तीसगढ़। तो इन दोनों को एक साथ लेके चलना है, याद करना है कि मध्य प्रदेश में थी लेकिन अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। नदी जो है वो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के किनारे पर है जोगीमारा गुफाएं, और सरगुजा रियासत की रामगढ़ पहाड़ियों पर जो है जोगीमारा की गुफाएं स्थित हैं। क्या बताया? नर्मदा नदी, सरगुजा रियासत, रामगढ़ पहाड़ी, मध्य प्रदेश, वर्तमान छत्तीसगढ़। एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके खोजकर्ता की बात करें तो डॉक्टर ब्लॉक। तो भाई जितने भी हमारी गुफाएं आएंगी, जितने भी जो भी मंदिर हैं, स्तूप हैं, उन सब के जो है खोजकर्ता और समय काल, नदी और पहाड़ी स्थान जो है ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो खोजकर्ता जो है आप अपने हिसाब से या तो सबको एक सीक्वेंस में लिख लें, या कोई ट्रिक बना लें, या जैसे आप याद कर सकते हैं वैसे, लेकिन याद करना कंपल्सरी है। तो खोजकर्ता जो है डॉक्टर ब्लॉक हैं। इनके अनुसार, डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार, इस जो जोगीमारा की गुफा का समय जो इन्होंने माना है वो 300 ईस्वी पूर्व माना है, यानी कि मौर्य काल। और इन्होंने समय माना है कि अशोक के समय काल में जो है ये बनी है। और इसके माप की बात करें तो 10 गुना 6 गुना 6 ये होता है भाई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इस तरीके से ये लिखा जाता है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कि 10 जो है इसकी लंबाई हो गई, 6 इसकी चौड़ाई हो गई और 6 ऊंचाई हो गई, ये फुट में है। अब देखो 1914 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निमंत्रण पर, भारतीय पुरातत्व विभाग के निमंत्रण पर असित कुमार हल्दर और समरेंद्र नाथ गुप्त ने इसकी प्रतिलिपियां तैयार की। भाई पहले कैमरा वगैरह तो ये होते नहीं थे, और वैसे भी प्रतिलिपियों की तो वैल्यू ज़्यादा होती है फोटो से।
एक हाथ की बनी हुई चीज हो और एक फोटो खींचा हुआ हो, तो दोनों में बहुत अंतर है। तो पुरातत्व विभाग के निमंत्रण पर ये प्रतिलिपियां बनाई गई थी। तो इस चीज को ध्यान रखें, सन को जरूर याद करें कि 1914 में जो है प्रतिलिपियां तैयार की गई थी। और किन किन कलाकारों ने तैयार की थी, तो ये है असित कुमार हल्दर और समरेंद्र नाथ गुप्त ने जो है इसकी प्रतिलिपियां तैयार की थी। तो एक ही लाइन में 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। और अब ये प्रतिलिपियां जो है वो भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में स्थित हैं या संग्रहित हैं। कहाँ? भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में। इससे पता चलता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग जो है वो कहाँ है? नई दिल्ली में। अब देखिए, जोगीमारा जो गुफाएं हैं उनका प्राचीन समय में बोला जाता है कि वो वरुण देवता का मंदिर था। जोगीमारा गुफाएं जो थी वो प्राचीन समय में वरुण देवता के मंदिर के रूप में उन्हें जाना जाता था। लेकिन एक स्टोरी और यहाँ पर आती है, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सुतनुका, देवदासी और देवदीन। देवदीन जो है वही हीरो था और ये थी इसकी हीरोइन। तो यानी कि इन दोनों की जो है प्रेम कथा जो है इससे जुड़ी हुई है। अब जो है ये देवदासी थी और इनके पीछे स्टोरी है काफ़ी लंबी सारी, और इसके प्रमाण भी मिले हैं कि देवदासी ने जो है अपनी पूरी कहानी जो है उस पर पत्थर पर जो है लिख दी थी। तो उससे इसके प्रमाण मिलते हैं। तो देवदीन और देवदासी जो सुतनुका थी उसकी जो प्रेम कथा है इस गुफा से जुड़ी हुई है। अब यहाँ से 7 चित्र प्राप्त हुए हैं भी टोटल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोगीमारा गुफा से कुल कितने चित्र प्राप्त हुए हैं, कुल कितने चित्र, ये जो क्वेश्चन है ना ये आ भी चुका है। और 1-2 गुफाओं का और आ चुका है कि उसमें कितने चित्र हैं, उसमें कितने हैं, बाग में कितने हैं, जोगीमारा में कितने हैं। तो इनको साथ साथ जरूर याद करके चलिए। टोटल 7 चित्र हैं। मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए हल्की सी ड्राइंग बना दी है। इसी तरीके से अगर आप अपनी जो नोट्स होंगे उनमें अगर बनाएंगे ऐसे थोड़ी सी पेंटिंग, आर्टिस्ट हैं हम तो थोड़ा सा बना सकते हैं भाई ऐसे याद करने के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है, आप भी बना लीजिए। तो प्रथम चित्र जो है वो कमल सरोवर है। कमल सरोवर देखो, ये मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है कमल के फूल दिखा दिए। ये देखो, इसमें मछलियाँ, लहरें और हाथी, यानी कि इस चित्र में ये सारी चीजें दिखाई हुई हैं। जब हम अपने हाथ से कोई ड्राइंग बनाएंगे तो वो परमानेंट हमारे माइंड में छप जाएगी और याद रहेगी। क्या क्या बनाया? कमल सरोवर बना दिया। उसमें क्या दिखाई गई है? लहरें भी दिखाई गई हैं, मछलियाँ भी दिखाई गई हैं और हाथी भी दिखाया गया है। तो इस चित्र की यही विशेषता है कि इसमें ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाई है भाई, ये इसमें काउंट हैं कि मछलियाँ भी हैं, फूल भी हैं और हाथी भी हैं। तो ये इसमें चित्र में काउंट, और ये पहला चित्र है कमल सरोवर। अब ऐसे ही दूसरा चित्र है भाई। दूसरे में क्या दिखाया है? पेड़ के नीचे बैठे कुछ लोग वार्तालाप कर रहे हैं। ये पेड़ हो गया। अब इसके नीचे कुछ लोग बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। इसको एक स्टोरी के थ्रू भी देख सकते हैं कि कमल सरोवर के पास भी सुतनुका और देवदीन जो है दोनों अपना समय व्यतीत करते थे और बड़े खुश रहते थे। तो लोग जो है उनको देख के बातें बनाने लगे। तो जो है वही गॉसिप कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। तो इससे ऐसे रिलेट कर सकते हो तुम दूसरा चित्र जो है, यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठे कुछ लोग वार्तालाप करते हुए। तीसरा जो है वो लाल कुमुदनी पुष्प पर नृत्य करता युगल। देखो, मैंने यहाँ पे लाल फूल बना दिया, इस पे 2 जो है वर्ली आर्ट टाइप से मैंने जो है शेप बना दी हैं 2 की। तो ये एक सुतनुका हो गई और एक देवदीन हुई। दोनों डांस कर रहे हैं अपनी खुशी में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब एक स्टोरी अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हैं। तो तीसरा जो है लाल कुमुदनी पुष्प पर नृत्य करता युगल। फिर चौथा चित्र आ जाता है चोंचदार मानव, जो है इसमें दिखाया गया है। मैंने सारे चित्र नहीं बनाए, यहाँ स्पेस नहीं था, तो आप अपने जो नोट्स हैं उनमें बना सकते हो। चौथा चित्र चोंचदार मानव। पांचवें में क्या है? बैठी नृत्यांगना, जिसे गायक व नर्तकों का झुंड जो है वो घेरे हुए हैं।
बैठी नृत्यांगना, यानी कि इसमें जो नर्तकी है वो तो बैठी हुई है और उसे गायक और नर्तकों के झुंड ने घेर रखा है, यानी कि उसके चारों तरफ खड़े होके वो भी गा रहे हैं और नाच रहे हैं। अब जो है छठा और सातवां चित्र जो है भाई, उसमें है यूनानी रथ को दिखाया गया है। और यहाँ पे मैंने अस्पष्ट लिखा हुआ है जो थोड़ा सा छूट गया है। ये चित्र जो है अस्पष्ट हैं, इन्हें मतलब ढंग से देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें रथ दिखाई दे रहे हैं जिन पर यूनानी प्रभाव है, इसलिए इन्हें यूनानी रथ मान लिया गया है। तो इस तरीके से जो है हमारे 7 के 7 चित्र हो गए हैं बड़े अच्छे से। और जो है इसका टाइम पीरियड भी मैंने आपको बता दिया है। एक और यहाँ पर स्पेस है थोड़ा सा, तो यहाँ एक नोट डाल लेते हैं हम। यहाँ पर एक नोट डाल लीजिए। इस सफेद धरातल पर ये चित्र बने हैं। सफेद धरातल और उस पर लाल रंग से, सफेद धरातल पर लाल रंग से चित्रण हुआ है। लाल रंग से चित्रण, ठीक है। और हाशिए जो है इसके पीले रंग के हैं। हाशिए समझते हैं आप? हाशिए होता है जो बॉर्डर होता है, पेंटिंग का बॉर्डर बनाया जाता है, जो वो पीले रंग का बनाया है इन्होंने, चारों तरफ का बॉर्डर। और इसमें नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोगीमारा गुफा में कौन से रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे इसको और इसको जो है दोनों को नोट में डाल लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये भी। सारे क्वेश्चन A to Z जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। मौर्य काल का समय काल भी, और ये सारे इम्पोर्टेंट है, कुछ भी छोड़ने का नहीं है। नोट्स को बिल्कुल अच्छे से अच्छी राइटिंग में बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है बना के याद करना है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब जो है ये, वैसे तो मैं ये क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में करवा चुकी हूँ, लेकिन आप फिर से देख लीजिए। तृतीय बौद्ध संगति जो है वो अशोक के समय में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति टोटल 4 हुई हैं, तो तृतीय बौद्ध संगति जो है वो अशोक के समय में हुई। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में, जो कि पटना में है। अध्यक्ष जो है इसके मोगली पुष्प थे। और इसी समय ये जो है वहाँ पर, जो मैंने पिछली क्लास में लिखवाया था तब मैंने ये नहीं लिखवाया था आपको, तो अब लिखवा रही हूँ। अभिधम पिटक लिखा गया था। इस समय में, तृतीय बौद्ध संगति के समय में अभिधम पिटक लिखा गया था। सम्राट अशोक ने ये सोचा कि महात्मा बुद्ध के जो प्रवचन हैं अच्छे, जो उनकी कही हुई बातें हैं उनका कोई संकलन होना चाहिए, तो उन्हें कहीं पे संग्रहित करके रखना चाहिए। तो उन्होंने अभिधम पिटक लिखने के लिए बोला, और उसी समय जो है अभिधम पिटक लिखा गया। तो तृतीय बौद्ध संगति के समय में लिखा गया और अशोक के समय काल में लिखा गया। तो ये याद रखें। एक सेकेंड। हाँ, प्रथम यक्ष जो है ये मूर्ति मिली है, मौर्य काल से रिलेटेड है। जो भी यहाँ लिखा है वो सब मौर्य काल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो प्रथम यक्ष की जो मूर्ति मिली है वो मणिभद्र नामक यक्ष देवता की मूर्ति है। मणिभद्र नामक यक्ष देवता की मूर्ति है प्रथम यक्ष। और प्रथम यक्ष ये क्यों है भाई? क्योंकि प्रथम गांव से मिली थी, उत्तर प्रदेश के प्रथम गांव से मिली थी, इसलिए इसका नाम रख दिया प्रथम यक्ष। और अब ये है मथुरा संग्रहालय में है, वर्तमान समय में ये मथुरा संग्रहालय में है। इससे रिलेटेड इतना ही पूछा जा सकता है प्रथम यक्ष के बारे में कि ये कौन से देवता की मूर्ति है, कहाँ से मिली है और किस संग्रहालय में है और किस काल की है, तो मौर्य काल की है। अब देखिए स्तंभ देख लेते हैं कि मौर्य काल के स्तंभ जो मेन है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और उन पर क्या बना हुआ उनके शीर्ष पर। तो स्तंभ जो है, मध्य प्रदेश के स्तंभ देखते हैं। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तंभ जो है उस पर 4 सिंह बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के सांची के स्तंभ में 4 सिंह शीर्ष पर बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश का जो स्तंभ है, उस
वो सारनाथ से मिला है और इस पर भी 4 सिंह बने हैं। इन्हें याद रखिए, मध्य प्रदेश में सांची और उत्तर प्रदेश में सारनाथ। अब बिहार जो है, बिहार से हमें कौन कौन से मिले हैं? संकीसा, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई पहले, ये भी आ चुके हैं, ये भी आ चुका है। संकीसा जो है पाटलिपुत्र से मिला है और जिस पर क्या है? हाथी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संकीसा से प्राप्त जो स्तंभ है उस पर किस जानवर की मूर्ति बनी हुई है? तो हाथी की बनी हुई है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हें जो है अच्छे तरीके से इस तरीके से भी याद रखें कि किस किस जानवर की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो यहाँ पर जैसे 4 सिंह है। अब देखिए रामपुरवा जो है, बिहार में जो रामपुरवा है वहाँ से एक स्तंभ मिला है जिसके शीर्ष पर एक बैल है और ये जो है राष्ट्रपति भवन में है। आप गूगल पे भी कर सकते हो। बहुत सुंदर बैल बनाया हुआ है, पॉलिश की हुई है इस पे चमकदार और बहुत सुंदर है। ये थोड़ा बहुत जो है डैमेज है लेकिन बहुत सुंदर है, देखोगे तो आप लोग। तो रामपुरवा में एक बैल का स्तंभ मिला है जिस जो भी राष्ट्रपति भवन में ही, ये बैल वाली मूर्ति जो है ये राष्ट्रपति भवन में है। अब बिहार के ही रामपुरवा से एक और स्तंभ मिला है जिस पर एक सिंह बना हुआ है। यहाँ सिर्फ एक सिंह बना हुआ है, यहाँ पर 4 थे लेकिन यहाँ पर एक बना हुआ है। ऐसे ही लोरिया नंदगढ़ जो है, लोरिया नंदगढ़ बिहार का है, वहाँ से भी एक स्तंभ मिला है जिसके शीर्ष पर जो है एक सिंह है और नीचे जो पिलर है उस पर उड़ते हुए हंस और मयूर को दिखाया हुआ है, यानी कि मोर और उड़ते हुए हंस दिखाए गए हैं। तो सिर्फ इन्हीं में है, इसी पिलर में है लोरिया नंदगढ़ के में जिसमें नीचे पिलर पर कुछ बना हुआ है, नहीं तो पिलर तो प्लेन ही है इनके नीचे वाले। बाकी शीर्ष पर ही जो कुछ कलाकारी की गई है वो ऊपर ही की गई है। अब देखिए ये जितने भी मौर्य काल में जितने भी प्रचार किए गए महात्मा बुद्ध के जो प्रवचन थे, उन्हें जो है शिलालेख वगैरह जो भी बनवाए गए, स्तंभ बनवाए गए, भाषा जो है उन पर प्राकृत भाषा लिखी गई है और लिपि कौन सी है? ब्रह्मी लिपि। तो प्राकृतिक भाषा और ब्रह्मी लिपि, जैसे हिंदी की देवनागरी है तो ऐसे ही प्राकृत की ब्रह्मी है। तो इसे जरूर याद रखें। ये पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में कौन सी भाषा और कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ। अब देखो इससे पढ़ने में, अब सबको सब लैंग्वेज तो नहीं आती, तो वही है, ये लेख भी पढ़े गए हैं किसी न किसी विद्वान के थ्रू। तो इसे पढ़ने में सफलता हासिल किसने की है भाई? जेम्स प्रिंस ने जो है 1837 में जो है इसे पढ़ने में सफलता हासिल की। तो जेम्स प्रिंस ने जो है सफलता हासिल की इसको पढ़ने में 1837 में। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता अब तक नहीं पढ़, मतलब लैंग्वेज जो है उनकी अब तक नहीं पढ़ी गई है भाषा। हालांकि जो उसमें जितने भी अक्षर जो देखे गए हैं उनको तो देख लिया गया है कि कितने मिले हैं, कितनी तरह के मिले हैं, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये जेम्स प्रिस्ट ने जो है मौर्य काल की जो प्राकृत भाषा ब्रह्मी लिपि है उससे पढ़ने में सफलता हासिल की 1837 में। अब आगे चलते हैं। अब देखिए जो सिंह शीर्ष है जो सारनाथ से मिला है, जो हमारे नेशनल एम्बलम भी है भाई, राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमारा वो यही है। और सिंह शीर्ष ये सारनाथ से जो है हमें मिला है। 250 ईस्वी पूर्व में ये बना है, 250 ईस्वी पूर्व में। इस पर ईरानी प्रभाव बताया गया है कि इस पर ईरानी प्रभाव है। ऊंचाई जो है इसकी 7 फुट है, टोटल ऐसे जो इसकी ऊंचाई है वो 7 फुट है। और चुनार पत्थर से ये बना हुआ है। अभी सारनाथ संग्रहालय में है, चुनार पत्थर से सारनाथ संग्रहालय से। और इसमें पशु जो है वो बैल, घोड़ा, हाथी और शेर है। अब देखो पशु जो है भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके पशु पूछे जाते हैं इसमें। और जो सिंधु घाटी की मोहर है, पशुपति की मोहर, उसके जो है पशु पूछे जाते हैं। तो इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसको भी मैं क्लियर करूंगी कि कैसे आपको लर्न करना है। अब देखिए पहले तो आप ये देख लीजिए कि पूर्व दिशा में जो है हाथी दिखाया गया है, पूर्व दिशा का प्रतीक।
और ये पश्चिम में बैल, उत्तर के लिए शेर और दक्षिण के लिए घोड़ा। तो ये इन्हीं दिशाओं को दिखाते हैं। तो सेंटर से जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ले लिया और उसमें पूर्व की तरफ हाथी, पश्चिम की तरफ बैल, उत्तर की तरफ शेर और दक्षिण की तरफ घोड़ा। तो इन्हें याद कैसे करना है? जैसे वो है ना कि हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, तो भाई हाथी घोड़ा पालकी की जगह पे बैल की कर दो, ठीक है। तो हाथी घोड़ा बैल की, बस इतना ही याद कर लो। तो ये तो हो ही गए। और शेर तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि ऊपर भी शेर ही बना हुआ है भाई, तो शेर तो इस तरीके से याद कर सकते हो। तो हाथी घोड़ा बैल, तो ऐसे याद कर लेना इसको, हाथी घोड़ा बैल। और शेर अलग से रह गया, ऊपर है तो यानी कि उत्तर दिशा में, ऊपर तो शेर ही है। तो इस तरीके से इसको याद करना है। ऊंचाई मतलब एक एक पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, और हर एक पॉइंट जो है किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है पहले और आगे भी आ सकता है। तो कुछ भी छोड़ने का नहीं है, सब याद करना है। अब देखो ये थोड़ी सी ड्राइंग बनाई मैंने समझाने के लिए कि ये तो शीर्ष हो गया इसका, कि शीर्ष में तो कोई भी जानवर है उसकी जो है मूर्ति बनाकर लगा दी गई है। जो इसके नीचे ऐसी चौकोर जो दिखाई जाती है पत्थर की, उसको चौकी बोलते हैं। ये चौकी हो गई। अब चौकी और जो कमल है उसके बीच वाला पार्ट जो है ये मेखला हो गया। अब ये उल्टा कमल है भाई, उल्टा कमल जो है दिखाया गया है, तो इसे क्या कहते हैं? अवांगमुखी कमल, उल्टे मुंह वाला कमल, यानी कि उल्टा रख दिया जैसे। और नीचे का जो पार्ट रह गया वो बिल्कुल सिंपल होता है, प्लेन होता है, इसको यष्टि या लाट बोला जाता है, यष्टि या लाट बोला जाता है। तो इस तरीके से इसको अपने नोट्स में भी थोड़ा इस तरीके से मेंशन करना, तो जल्दी याद होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है थोड़े से क्वेश्चन और बचते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। दीदारगंज यक्षी, इसे चंवर धारिणी यक्षी भी बोला जाता है या दीदारगंज यक्षिणी भी बोला जाता है। तो इसका समय काल जो है वो 200 ईस्वी पूर्व है, और ये बलवा पत्थर में बनी हुई है, ऊपर से पॉलिश की हुई है, चमकदार पॉलिश, जो कि मौर्य काल की विशेषता रही है। हाइट जो है 5 फुट 2 इंच है और पटना संग्रहालय में है। बेहद सुंदर जो है ये मूर्ति है। एनसीईआरटी की बुक में भी जो है ये मेंशन है, तो वहाँ भी देख सकते हैं आप। एक मिनट, एनसीईआरटी की बुक में भी जो है इसकी फोटो दी गई है। तो दीदारगंज यक्षिणी जो है समय 200 ईस्वी पूर्व, बलुआ पत्थर, 5 फुट 2 इंच और पटना संग्रहालय। अब धौली एक स्थान है, धौली जो है वो उड़ीसा में है, और यहाँ पर एक विशाल हाथी को बनाया गया है रॉक कट करके, यानी कि चट्टान को काट करके, एक ही चट्टान को काट करके एक विशाल हाथी की प्रतिमा को उभारा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले। अब लोमस ऋषि गुफा या सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा या सुदामा गुफा, ये एक ही गुफा का नाम है। जैसे अलग अलग नाम रख देते हैं, तो ये एक ही है, या तो इसको लोमस ऋषि गुफा बोलेंगे या सुदामा गुफा बोलेंगे। समय जो है इसका 300 ईस्वी पूर्व है। स्थान जो है बिहार है, और बराबर पहाड़ी पर है ये, बराबर की जो पहाड़ी है उन पर जो है ये बिहार में ये गुफाएं बनी हुई हैं। और इनकी जो विशेषता जो है लोमस ऋषि की गुफा, एक तो इसका स्थान ही पूछ लिया जाता है, और दूसरा ये इम्पोर्टेंट है, प्रवेश द्वार जो है इसका प्रथम अलंकृत द्वार माना जाता है, पहला अलंकृत द्वार माना जाता है। और किस लिए अलंकृत? क्योंकि इसके जो ऐसे जो गेट बना हुआ है ना ऐसे, तो उसमें जो है हाथियों की पंक्ति दिखाई गई है, ऐसे हाथियों की ऐसे पंक्ति दिखाई गई है। तो इसके गेट की ये विशेषता है। तो प्रवेश द्वार जो है वो हाथियों की पंक्ति बनी हुई है, और प्रथम अलंकृत द्वार के रूप में जो है इसे जाना जाता है। लोमस ऋषि गुफा बहुत इम्पोर्टेंट है ये। सांची का स्तूप, ये मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिला है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप है। वही ये शुंग काल में भी पढ़ेंगे और मौर्य काल में भी पढ़ेंगे, ऑप्शन में दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो इसको दोनों काल में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों काल में जो है इसका काम हुआ है। तो मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में है, और मौर्य काल जो है इसका समय है अशोक के समय में ये बना था।
लेकिन आगे भी कुछ काम हुआ है जो शुंग काल में हुआ है। तो मौर्य काल अशोक के समय में जो है इसको बनाया गया। सांची का प्राचीन नाम, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सांची का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम भी पूछे जाते हैं, सारनाथ का भी पूछा था स्टेट के एग्जाम में, तो इनके प्राचीन नाम जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखें। सांची का प्राचीन नाम जो है वो काकनाद वाट था, काकनाद वाट, तो ये इसका नाम था। खोज जो है वो 1818 में जनरल टेलर ने जो है इसकी खोज की थी, और इसका जीर्णोद्धार जो है यानी कि अच्छी स्थिति में लाने का कार्य किसने किया, जॉन मार्शल ने जो है किया था। मैं ये याद करना बताऊंगी कैसे करना है। तोरण द्वार देखते हैं, तोरण द्वार जो बाहर के साइड बना देते हैं ना स्तूप के बाहर, मान लो बीच में तो ये स्तूप बना दिया, ठीक है, ये स्तूप बना दिया बीच में, और चारों तरफ ऐसे हैं, और यहाँ पर गेट बना दिए हैं चारों साइड जैसे, तो इसके 4 तोरण द्वार हैं, ठीक है, टोटल 4 तोरण द्वार हैं इसके। तो तोरण द्वार जो है वो शुंग और सातवाहन काल में जो है इन पर कार्य हुआ है तोरण द्वार पर। और सबसे सुंदर और अलंकृत द्वार जो है वो उत्तरी द्वार है, यानी कि ये वाला जो उत्तर दिशा की तरफ है वो सबसे सुंदर और अलंकृत है। और इसकी ऊंचाई जो है यानी कि ऊंचाई जो है वो है 54 फीट है, और जो इसका व्यास है, व्यास ये हो गया भाई, ये घेरा पूरा व्यास है इसका 120 फीट है, 120 फीट ऐसे और 54 फीट ऐसे। तो इस तरीके से जो है सांची के स्तूप को जो है आपकी याद कर सकती है। इसको और डिटेल में जो है थोड़ा बहुत और इसमें रह गया वो शुंग काल में जब पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो उसमें देखेंगे। मौर्य काल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे वो सारे के सारे इस क्लास में कवर हो गए हैं। शायद कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं बचा है। मौर्य काल से रिलेटेड हर चीज़ आपको बता दी गई है इस क्लास में। तो जोगीमारा की गुफा जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, सांची का स्तूप भी इम्पोर्टेंट है, और सिंह शीर्ष जो है वो सारनाथ से हमें मिला है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन सबको याद रखिए, इनका समय काल ये कहाँ पर है, और जो है किस संग्रहालय में इनको रखा गया, वो सारी चीज़ें जो है आप याद रखेंगे। और इसी के साथ जो है ये वाली क्लास तो हमारी कंप्लीट हो गई है, और अगली क्लास जो है हम शुंग काल को लेके चलेंगे, शुंग काल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।